Hello and welcome back everybody. This is CH in my Pathak and this is our third day. आज हमारा थर्ड डे है आंसर राइटिंग का बिजनेस लॉस का एंड दिस इज 1 मार्च एंड आप देख सकते हो स्क्रीन पे 4 क्वेश्चंस क्वेश्चन 9, 10, 11, 12 जो आज के हमारे हमको सॉल्व करने हैं. द फर्स्ट वन क्वेश्चन इज व्हाट आर सम एग्जांपल्स ऑफ सिविल लॉ केसेस. ठीक है, तो विदाउट गोइंग इनटू any kind of what do I say time pass, let's start writing the answers immediately. So see, the first question of today's is what are some examples of civil law cases. तो सर ये सिविल लॉ केसेस होता क्या है? तो मैंने कल के ही वीडियो में हम कल या परसों देखे थे कि सिविल लॉ क्या होता है, मतलब सिविल केसेस क्या होती है. तो उसमें मैं बताना चाहूंगा कि जब भी बेसिकली 4 तरीके के सिविल लॉ केसेस होते हैं. पहला तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट्स होता है. कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट्स में क्या होता है कि जैसे हम दोनों के बीच में कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और मैंने उसको कंप्लीट नहीं किया, आपने उसको कंप्लीट नहीं किया, या फिर कुछ इश्यूज उसमें आ गए हैं, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट्स कहते हैं. ये सिविल लॉ के अंडर आता है. दूसरा होता है हमारे होता है ना एरिया में सिविल कोर्ट एंड क्रिमिनल या फिर सेशन कोर्ट, तो सिविल कोर्ट में ये सारी केसेस आती है. दूसरा होता है टॉर्ट केसेस. सर टॉर्ट का मतलब क्या होता है? जब मैंने जानबूझ के आपको कुछ नुकसान पहुंचाया है, जानबूझ के मेरे एक्शंस की वजह से आपको कुछ इश्यूज हुए हैं हमारे कॉन्ट्रैक्ट में, व्हाट एवर इट में भी, तो उसको हम टॉर्ट केसेस कहते हैं. शॉर्ट में बता रहा हूँ. तीसरा टाइप होता है सर प्रॉपर्टी केसेस. प्रॉपर्टी केसेस में जब भी हम प्रॉपर्टी का परचेज डील होता है, इसमें कौन ओनर है कौन ओनर नहीं है, क्या सही है क्या गलत है, फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, ये सब वाले जो इश्यूज आते रहते हैं, आप देखे होगे ना हमारे दादा परदादाओं के इश्यूज चलते रहते हैं लैंड के रिलेटेड, तो ये प्रॉपर्टी इश्यूज होते हैं. तो ये वाला एक सिविल लॉ में आता है. एंड लास्टली फैमिली लॉ इश्यूज या फिर फैमिली लॉ केसेस, मतलब डिवोर्स हो गया, चाइल्ड का कस्टडी किसके पास रहेगा, चाइल्ड सपोर्ट हो गया, ये सारी चीजें इसमें आती है. तो ये 4 तरीके के बेसिकली सिविल लॉ के टाइप्स होते हैं, सॉरी सिविल लॉ के केसेस होते हैं. तो मैं इसको लिखूंगा बहुत आसानी से, हमको लिखना देखिए, हम लिखेंगे यहाँ पे सम एग्जांपल्स ऑफ सिविल लॉ केसेस आर एज फॉलोज. हेडिंग तो मैंने आपको कितनी आसानी से बता दिया है, देखो अंदर का सिर्फ भरना है अभी एक एक करके. तो पहला है कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट्स. कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट्स. कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट्स में क्या आता है सर? मैंने बताया आपको हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है और हम ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं कर रहे हैं, कुछ इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं. तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि दीज आर डिस्प्यूट्स. कॉन्ट्रैक्ट में हम फुलफिल नहीं कर रहे कुछ ऑब्लिगेशन, इसकी वजह से ये डिस्प्यूट्स आए. ठीक है, सो दीज आर डिस्प्यूट्स दैट अराइज ड्यू टू नॉन फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशंस. क्या है? ऑब्लिगेशन हम फुलफिल नहीं कर रहे हैं अंडर द कॉन्ट्रैक्ट बाय वन और अदर पार्टी. क्लियर है? दूसरा वाला मैंने आपको कौन सा बताया, एकदम इजी वाला था, टॉर्ट केसेस. TORT, टॉर्ट केसेस. ये कौन से केसेस होते हैं? हम इंटेंशनली हमारी वजह से किसी को नुकसान हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे these are disputes that arise when हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है. इससे ज्यादा मैटर ये करता है कि मेरी वजह से जिसको हार्म हुआ है, जिसको डैमेज हुआ है, वो किस वजह से, मेरी वजह से हुआ है और मैंने इंटेंशनली उसको किया है, मेरा निग्लिजेंस है. ठीक है, तो डिस्प्यूट्स दैट अराइज व्हेन क्या बोलते हैं, किसी को हार्म हो रहा है. ठीक है, सो व्हेन वन पार्टी, मतलब मैं, कॉजेज हार्म, नुकसान हो रहा है, टू अदर पार्टी ड्यू टू निग्लिजेंस और इंटेंशनल एक्शंस. कुछ करके इंटेंशनली हमने ये सब किया हुआ है. थर्ड टाइप का मैंने आपको बताया सर प्रॉपर्टी केसेस. प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स भी कह सकते हो, लेकिन प्रॉपर्टी केसेस आते हैं यहाँ पे. तो ये कौन से डिस्प्यूट्स है सर? ये कौन से डिस्प्यूट्स है? प्रॉपर्टी का ओनरशिप किसके पास होना चाहिए, प्रॉपर्टी का पोजीशन किसके पास होना चाहिए, ये जो रहते हैं ना इश्यूज, ये होते हैं. तो दीज आर डिस्प्यूट्स that
relates to ownership of property or possession of प्रॉपर्टी। हमें एकदम शॉर्ट में लिखना है आंसर, ओके। एंड लास्ट वाला मैंने आपको बताया था फैमिली लॉ डिस्प्यूट जो होते हैं या फिर फैमिली लॉ केसेस। इसमें क्या आता है, दीज आर इश्यूज रिलेटिंग टू फैमिली मैटर्स, जैसे कि सच एज डिवोर्स, किसी का होना नहीं चाहिए लेकिन क्या होता है, चाइल्ड कस्टडी, ठीक है। फिर अपने को ये देना रहता है ना, डिवोर्स के टाइम पे वो देते हैं एलिमनी, एलिमनी एक्सेट्रा। तो ये 4 तरीके के सिविल लॉ के केसेस होते हैं सर, जो हमें अगर पेपर में एक सवाल आता है थ्योरेटिकल तो हमको इसको इस तरीके से लिखना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 इन फ्रंट ऑफ मी, जो मुझे दिखता है यहाँ पे, इज व्हाट आर सम अदर प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस हमने कल या परसों ही डिस्कस की थी केस में, के टाइप्स ऑफ सोर्सेस ऑफ लॉज, या उसमें किसी में तो मैंने आपको बताया था कि नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स यानी कि वो प्रिंसिपल्स जो बेसिकली एक आदमी को फंडामेंटली मिलने चाहिए। हमको भगवान ने जुबान दी है, क्यों दी है, ताकि हम बात कर सके, हमारी जो साइड है वो किसी को बता सके। हमको कान दिए, ईयर्स भी है, व्हाई, ताकि हम किसी को सुन सके। तो ये होते प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो इसी में ये पूछता है अदर प्रिंसिपल्स। तो एक प्रिंसिपल तो है कि अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड हो गया। तो ऐसे कुछ प्रिंसिपल्स है, तो यहाँ पे हम 3 प्रिंसिपल्स लिखने वाले हैं जो आपके मॉड्यूल से डायरेक्टली रिलेट करते हैं। तो पहला इसमें आ जाएगा प्रिंसिपल ऑफ ऑडी अल्टरम पार्टम। इसका मतलब है, ये लैटिन टर्म से तो डर मत जाना सुन के, इसका मतलब होता है कि आपको हर एक बंदे को जिसके ऊपर इश्यूज है, केस हुआ है, उसको सुनने का मौका देना चाहिए। मतलब उसको बोलता, उसको हम बोल सकते हैं कि तू बता, तो तेरी साइड भी बता दे। दैट इज ऑडी अल्टरम पार्टम। नेक्स्ट आ जाता है प्रोपोर्शनैलिटी। चलो हम लिखना शुरू करते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं शुरू करता हूं। सम अदर प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस इंक्लूड, पहला प्रिंसिपल लिखेंगे पहले हम, प्रिंसिपल ऑफ, वर्ड देखो, ऑडी एल्टरम। ये आपको सीए इंटर में जाओगे तो वहां पे भी ऑडिट में काम आएगा, पहले आपको ये सिखा देंगे, प्रिंसिप ऑडी एल्टरम पैटर्न। इसका क्या मतलब है सर, दिस प्रिंसिपल means that every person should get an opportunity of being heard। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड का मतलब है कि आप बोलिए मैं सुनता हूं, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, ठीक है। तो उसका केस प्रेजेंट करने के लिए, बिफोर डिसीजन मेकिंग कोर्ट को उसका केस प्रेजेंट करने के लिए उसको एक मौका देना चाहिए कोर्ट ने। सो दैट इज ही शुड बी गिवन। अब यहाँ पे ही लिख रहा हूं तो आपका मतलब ये सब सिर्फ मेल के लिए क्या, तो लॉ की भाषा में ही का मतलब शी भी होता है, इट भी होता है, एवरीथिंग इसमें आ जाता है। दैट इज ही शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू present his case before any decision is made। कितना आसान है देखो, कुछ भी नहीं है। सेकेंड प्रिंसिपल जो मैंने आपको बताया उसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। मान लीजिए सरकार ने कानून बनाया, आज से जो भी बंदा चोरी करेगा उसको 1 लाख रुपए का फाइन। अब किसी ने मान लो सिर्फ 2 रुपए चुराया है, तो क्या उसको 1 लाख का फाइन सही है? या फिर मैं ऐसा बोलता हूँ कि गवर्नमेंट ने रूल बनाया, आज से जो भी चोरी करेगा उसको 1 साल की सजा, 1 साल की जेल। अब जिसने 10 करोड़ रुपए चुराए उसको 1 साल की सजा मान लेते कि सही हो सकती है, लेकिन जिसने 100 रुपए, 1000 रुपए, 500 रुपए चुराए उसको 1 साल की जेल होना सही है क्या? उल्टा वो 100 रुपए उसने चुराए, उसको आप गाइड करोगे, काउंसिल करोगे तो शायद वो सुधर भी जाए।
लेकिन अगर आप उसको 1 साल को जेल में भेज दोगे 100,000 रुपए के लिए, तो जेल में रह के वो लोगों के साथ मिलके और बिगड़ जाएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहता है कि जो भी आप किसी को सजा दोगे, पनिशमेंट दोगे ना, वो उसके क्राइम के साथ प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारे क्राइम्स के लिए एक ही सजा, मतलब 10 रुपए से लेके 1 करोड़ तक की चोरी, कितना भी चोरी करो आपको ये 2 साल की जेल होगी, ये सही नहीं है। दैट इज प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। हम लिखेंगे द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। क्या लिखा मैंने? प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अगेन मैं बता देता हूं, दिस बेसिकली इज क्या, पनिशमेंट जो होता है ना वो क्राइम के साथ प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। तो हम लिखेंगे दिस प्रिंसिपल states that the punishment मतलब जो कोर्ट देता है should fit with the crime। क्राइम के साथ, विद द नहीं लिखेंगे, शुड फिट द क्राइम, सॉरी मैंने विद द लिखे, शुड फिट द क्राइम मतलब प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, विद द मतलब उसके साथ होना चाहिए, ऐसा नहीं। फिट द क्राइम का मतलब है कि जितना प्रोपोर्शनेट उसने इशू क्राइम किया उसी हिसाब से उसको सजा मिलनी चाहिए। तो इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। दिस मीन्स दैट द पनिशमेंट should not be more severe than the क्राइम। क्राइम से ज्यादा सीवियर पनिशमेंट नहीं होना चाहिए। या फिर मैं इसको और अच्छे से लिखूं तो मैं कहूंगा कि आप इसको सजा देके जो भी पाना चाहते हो, मैं सीवियर देन द क्राइम नहीं करेंगे, इसको मैं चाहता हूं मैं इसको सजा दूं ताकि ये चोरी करना बंद कर दे। तो ये मेरा आउटकम है। ये आउटकम जितना, मान लो 100 रुपए की चोरी की है और मैं चाहता हूँ चोरी ना करे, तो मैं उसको एक डंडा मार के छोड़ सकता हूँ ताकि फिर वो आगे से चोरी ना करे। उसको 1 साल की सजा दे दोगे तो वो और बिगड़ जाएगा। तो जो डिजायर्ड आउटकम है ना कि चोरी ना करे, उतना एक डंडे से उसको समझ में आ जाएगा। तो उससे ज्यादा सीवियर पनिशमेंट नहीं होना चाहिए। तो लिखेंगे द पनिशमेंट शुड नॉट बी मोर सीवियर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड टू अचीव द डिजायर्ड आउटकम। ठीक है, देन what is required to achieve the desired outcome। और एक लास्ट प्रिंसिपल है जो मैंने आपको बताया, नहीं बताया, सॉरी बता रहा हूं, प्रिंसिपल ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन। प्रिंसिपल ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन का क्या मतलब होता है? हम किसी से एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरे लिए आप कुछ करो क्योंकि मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे एग्जांपल बताता हूँ, ये आपके फादर की या आपके फैमिली की एक जमीन है, मान लो 100 एकर्स की। ठीक है, गवर्नमेंट आके आपकी फैमिली या फादर को बोलता है कि ये जमीन हमको चाहिए, हम इसको कंपलसरी खरीद रहे। आपको नॉलेज नहीं होगा, बता देता हूँ, जमीन घर जो होते हैं ना वो हमारे अधिकार के नहीं होते, वो हमको प्रिविलेज में मिले होते हैं। मतलब क्या कि अगर सरकार कुछ अच्छा प्रोजेक्ट लाएगी ना तो हमें वो जमीन वो घर देना ही पड़ेगा, बेचना ही पड़ेगा, आप कितना भी नहीं बोलो। पहले सरकार आपको जबरदस्ती मांगेगा, पैसे देगा, आप नहीं बोलोगे तो पैसे बढ़ा के देगा, आप फिर भी नहीं बोलोगे तो नोटिस लगा के आपका घर तोड़ देगा या फिर अपनी जमीन ले लेगा और आपको पैसे दे देगा। पैसे मिलते हैं उसके, ऐसा नहीं मिलते। लेकिन आपको सरकार ने बोला कि 100 एकर्स लैंड हमको कंपलसरी चाहिए क्योंकि हम यहाँ पे एक है ना हाईवे बनाने वाले हैं और आपको इसके लिए मिलेंगे 100 करोड़ रुपीज। अब आपके फादर ने क्या किया, इस भरोसे पे कि हाँ भाई सरकार सही बोल रही है, आपके पापा ने जमीन सरकार को हैंड ओवर कर दी और डीड पे साइन कर दिया कि या इस डीड में लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट 100 करोड़ देगी 10 मार्च 25 को। अब सरकार बाद में बोलती हम नहीं देंगे। मुझे बताओ क्या ये सही है? ऐसा चलेगा क्या? ऐसा सही है क्या, मुझे बताओ? अगर गवर्नमेंट ने प्रॉमिस करके तोड़ दिया तो ये नहीं चलता। तो यही ये कहता है कि सरकार ने या फिर किसी ने भी आपको कुछ प्रॉमिस किया है मान लो, तो वो प्रॉमिस फुलफिल करेगा, ऐसा हम एक्सपेक्टेशन हमेशा रख सकते हैं। हम इसके ऊपर रिलाई करके हमारा जो एग्जीक्यूशन है वो हम कर सकते हैं। तो लास्ट प्रिंसिपल इसमें आएगा, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन।
अरे यार ये क्या हो रहा है, जस्ट अ मिनट। प्रिंसिपल ऑफ, किधर गया, रिकॉर्ड हो रहा है क्या? प्रिंसिपल ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन। इसमें क्या है कि अगर कोई हमें प्रॉमिस करता है कि हम आपके लिए ये करेंगे, सरकार, हाँ, कोई मतलब सरकार, और अगर हम उसके ऊपर रिलाई कर सकते हैं, सरकार को वो हमें फुलफिल करके देना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे दिस प्रिंसिपल states that one can rely on the promise made by the government। ठीक है, तो गवर्नमेंट इसके बाद मुड़ नहीं सकती, एक बार जो उन्होंने बोल दिया उसके बाद सरकार मुड़ सकती नहीं, वो उसको बाउंड हो जाएगी। एंड दो लास्ट क्वेश्चन, not last question, sorry, question number 9 10, question number 11 we have now in front of us, what are quasi contracts and e contracts। तो बहुत बार आपने ये जब आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा होगा तो आपने बहुत बार ये वर्ड सुना है सर, quasi contracts and ई कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ई कॉन्ट्रैक्ट्स तो काफी इजी होता है बताना कि सर जो इलेक्ट्रॉनिकली हम करते हैं ईमेल के ऊपर, इसके ऊपर, लेकिन कॉजी क्या होता है, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट का क्या होता है? तो देखो, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना, बेसिकली ये एक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के ऊपर बेस्ड है। कौन सा प्रिंसिपल सर? जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस। जैसे अगर आपको इसका एग्जाम्पल बताऊं तो मैं, कि आपको किसी का खोया हुआ पैसा मिल गया, तो आपने बाय डिफॉल्ट उसको यूज नहीं करना चाहिए। तो एक ऑब्लिगेशन बन जाता है सर लॉ का आपके ऊपर, कि आपने वो पैसा ना उस आदमी को ढूंढ के देना चाहिए। नहीं ढूंढ रहे हो आप, आपके पास रख रहे हो, तो आपके पास रखो लेकिन उसको खर्च मत करो। जब भी ओनर मिल जाएगा उसको दे देना, या फिर आप सरकार के पास जाइए, पुलिस के पास जाइए, कंप्लेंट दर्ज कराइए और पैसा उनको दे दीजिए। वो क्या करते हैं उनका कंसर्न है, आपको भी पता है वो क्या करेंगे, लेकिन वो उनका कंसर्न है, हमें उनसे कुछ लेना देना नहीं। तो कॉजी कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना, ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं। हम कॉजी का मीनिंग ये होता है, जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, एकदम आसानी से ध्यान से सुनना। इंडिया में कुछ भी इशू होता है तो सबसे पहले हम जाते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर क्रिमिनल केस तो सेशन कोर्ट में। इसके ऊपर इनके हमको ऑर्डर अच्छे नहीं लगते तो हम जाते हैं हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट का भी ऑर्डर अच्छा नहीं लगता तो सुप्रीम कोर्ट में। जो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा वो फाइनल होता है, उसके ऊपर हम जा नहीं सकते। ठीक है, अब क्या होता है ना, इनकम टैक्स एक्ट, यहाँ पे इतना लोड है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में कि इनकम टैक्स की केसेस आ गई, जीएसटी की केसेस आ गई। तो यार यहाँ पे आप जाओगे ना तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। सरकार को ऐसे पैसा मिलता है इनकम टैक्स जीएसटी ये सबसे, तो सरकार यहाँ पे नहीं बेचता। सरकार बोलेगा इनकम टैक्स का इशू रहेगा ना, तो आप क्या कीजिए बताएं, आईटीएटी चले जाइए, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। जीएसटी का केस रहेगा ना तो आप जीएसटी जीएसटी में चले जाइए, जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो इनको ना एक कोड दिया है स्पेसिफिकली और बोला है कि यहाँ पे केस दर्ज कीजिए। अब आपको इनका नहीं अच्छा लगता, आईटीडी में आप जो कर रहे हो आपको अच्छा नहीं लग रहा है उसका डिसीजन, तो आप फिर हाई कोर्ट में जाइए। जी स्टेट का नहीं अच्छा लग रहा है डिसीजन, आप हाई कोर्ट में जाइए। मतलब ये वाला उनको हटा दिया। अब इसका मतलब ये है क्या कि आईटीएटी और जीएसटी जो है ये कोर्ट है प्रॉपर, तो इनको कोर्ट माना जाएगा, लेकिन ये कोर्ट नहीं है। कोर्ट तो ये दोनों है भाई, इन दोनों को माना जाएगा कोर्ट जैसा, तो इनको हम कहते हैं कॉजी कोर्ट्स। कॉजी कोर्ट्स का मतलब है जो कोर्ट्स जैसे है, कोर्ट नहीं है। लेकिन कोर्ट जैसे का मतलब क्या है, इनका डिसीजन बाइंडिंग है, इनका सब बाइंडिंग होता है। तो इतना इतना बेसिक सही आपको बताने के लिए। तो कॉजी कॉन्ट्रैक्ट में भी वर्ड क्या आ रहा है, कॉजी। कॉजी का मतलब भी ये कॉन्ट्रैक्ट जैसा है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जैसा है। मतलब इसमें भी ऑब्लिगेशन है, इसमें भी एक्सेप्टेंस, इसमें भी ऑफर हो सकता है, पता नहीं, मतलब कुछ एलिमेंट्स हो सकते, कुछ एलिमेंट्स नहीं हो सकते। लेकिन ये क्या है सर, दिस इज this is a quasi contract which is like a contract. So always remember this thing, that quasi contracts are not actually a contract but still like a contract. Okay, तो मैं यहाँ पे लिखना शुरू करता हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 11 में सबसे पहले हम लिखेंगे कॉजी कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉजी कॉन्ट्रैक्ट्स में मैं क्या लिखूंगा कि दीज आर कॉन्ट्रैक्ट के एब्सेंस में भी किसी के ऊपर ऑब्लिगेशन रखा जा रहा है। मैंने बोला ना आपको पैसे मिल गए, तो कॉजी कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, हियर हियर an obligation
is imposed by law on someone even in the absence of a contract. एक कॉन्ट्रैक्ट के एब्सेंस में किसी के ऊपर ऑब्लिगेशन इंपोज किया जाएगा, दैट इज अ कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। हम लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट ऑल्सो। अब मुझे बताओ, जबरदस्ती आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन डालेगा क्या? नहीं। किसी का कल्याण हो, किसी का अच्छा हो, किसी का भला हो, इसलिए मतलब आपको जिसको पैसे मिले, आपको कुछ पैसे मिले, वो उस आदमी को वापस मिल जाए, उसका बेनिफिट हो जाए, इसलिए ऑब्लिगेशन आपके ऊपर आए, ऐसे नहीं लगा दिया। तो इसलिए हम कहते हैं कि ऑल्सो दिस ऑब्लिगेशन इज इम्पोज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ सम अदर पार्टी, किसी और का कल्याण हो, भला हो, इसीलिए ये किया जाता है। ठीक है, याद रखना यहां पे कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है? इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल, कौन सा बताया था मैंने? इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस। याद रखना, ओके। कंसाइंस का मतलब होता है आपका कॉन्शियसनेस, गुड कंसाइंस मतलब आपकी नीयत अच्छी है। ठीक है। एंड दूसरा कौन सा पूछा इन्होंने? ई कॉन्ट्रैक्ट। ई कॉन्ट्रैक्ट तो आसान है यार, हम जब ऑनलाइन किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करते हैं, ईमेल भेज दिया, सामने वाले ने हाँ कह दिया, तो इसको हम ई कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इसको दूसरे नाम भी है, साइबर कॉन्ट्रैक्ट एक नाम है इसका, माउस क्लिक कॉन्ट्रैक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज कॉन्ट्रैक्ट है, ईडीआई। बहुत आसान है, दो नाम लिख दोगे तो भी काम चल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दीज आर द कॉन्ट्रैक्ट्स। ईमेल पे ही होता है ऐसा नहीं है, ये किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मोड से हो सकता है, रिकॉग्नाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड। दीज आर द कॉन्ट्रैक्ट्स entered through electronic modes including emails। और इसके दूसरे नाम है these contracts are also called as, क्या बोला था मैंने? माउस क्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स, ईडीआई कॉन्ट्रैक्ट्स या फिर साइबर कॉन्ट्रैक्ट्स। साइबर कॉन्ट्रैक्ट्स, माउस क्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स और ईडीआई। मुझे फुल फॉर्म याद नहीं तो मैं लिख दूंगा ईडीआई कॉन्ट्रैक्ट्स, फुल फॉर्म याद है लिख दूंगा इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स। मेरे ऊपर है ना, ओके। एंड द लास्ट क्वेश्चन दैट वी हैव फॉर टुडे इज डिस्क्राइब द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। कि सर एक वैलिड ऑफर में क्या क्या जरूरी चीजें होती है, कि एक ऑफर को वैलिड मानने के लिए कौन सी चीज जरूरी होती है? काफी आसान क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है। पहला तो जब भी हम किसी को ऑफर दे रहे हैं तो उस ऑफर को अगर सामने वाला हाँ कहेगा तो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का क्षमता, कैपेसिटी उस ऑफर में होना चाहिए। मैंने आपको कह दिया, मान लो कि मैं आपको हर महीने 1000 रुपए दे दूंगा, मान लो मैंने मेरे सिस्टर को कह दिया आई विल गिव यू 1000 रुपीज पर मंथ आपके खर्चे के लिए, मैंने नहीं दिया, ये उन्होंने हाँ बोल दिया, तो क्या इससे लीगल रिलेशन क्रिएट हुआ? क्या नहीं हुआ लीगल रिलेशनशिप, दिस इज अ डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट, तो दिस इज नॉट एन ऑफर, दिस इज नॉट एन ऑफर। दूसरा क्या हो जाता है सर कि डेफिनेट होना चाहिए, वेग नहीं है, मतलब अनक्लियर नहीं होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए कि मैं तुझे ये सनफ्लावर ऑयल दूंगा, क्वालिटी A1 का दूंगा जो 10 रुपए पर लीटर से मिलता है। ऑफर एक्सप्रेस हो सकता है, बता रहे हैं, हम बोल रहे हैं, मेल कर रहे हैं, लिख रहे हैं, या फिर इम्प्लाइड हो सकता है, मतलब बताया नहीं, बोला नहीं, लेकिन समझ गया बाय, कैसे कह सकते हैं हम, जैसे कॉजी कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइड होते हैं, किसी को हरा कुछ मिल गया, गुम हुआ और उसको मिल जाता है, तो दैट इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। वैसे ऑफर में भी आप या तो बता सकते हो एक्सप्रेसली यूजिंग वर्ड्स, या फिर आप इम्प्लाइड हो सकता है। इम्प्लाइड का क्या मतलब है कि आप मेरे स्टोर में आए और एक घड़ी थी, उस घड़ी के ऊपर लिखा था 20 रुपीज का घड़ी, आपने उठाया और काउंटर पे आ गया, इट्स इम्प्लाइड ऑफर कि आप वो खरीदना चाह रहे हो, मैंने आपसे लिया, आपको पैसे, आपसे पैसे कलेक्ट किए, तो बिकम्स अ
प्रॉमिस एंड एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसके बाद इनविटेशन टू ऑफर से अलग होता है। इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है कि हम आपको बोलते हैं कि आइए आप लोग ऑफर दीजिए। जैसे ये मैं ना रेगुलर क्लास में बहुत अच्छे से इसको डिटेल में हम जाते हैं कि क्या डिफरेंस है। जैसे पेपर में एक टेंडर आ गया गवर्नमेंट का कि हमको रोड बनवाना है, जो जो लोग इंटरेस्टेड है प्लीज आइए और बताइए आप ये रोड कितने रुपए में बनवाएंगे। तो गवर्नमेंट ने इनविटेशन टू ऑफर दिया लोगों को। जब लोग टेंडर भेजेंगे तो लोग ऑफर डाल रहे हैं, उसमें से सरकार जो एक्सेप्ट करेगा वहां पे कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ऑफर स्पेसिफिक हो सकता है या जनरल भी हो सकता है। स्पेसिफिक मतलब किसी स्पेसिफिक चीज के लिए होता है, जनरल मतलब उसमें मल्टीपल सिनेरियोज आते हैं। अगेन फिर हमेशा याद रखना कभी भी, ये लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का केस है कि वैलिड ऑफर हमेशा ऑफरी को मतलब सामने वाले को जिसको हम ऑफर दे उसको कम्युनिकेट होना चाहिए। उसको पता ही नहीं कि मैं ऑफर दे रहा हूँ तो एक्सेप्ट कैसे करेगा भाई। और जब मैं किसको ऑफर दे रहा हूँ तो मैं सामने वाले का कंसेंट चाहता हूँ, हाँ या फिर जैसे मैं बोल रहा हूँ ये चीज कर, तो उसके लिए हाँ, मैं बोल रहा हूँ ये चीज मत करना इसके लिए इतने पैसे दूंगा, तो उसके लिए भी हाँ बोलना चाहिए। दैट इज आई शुड हैव ऑब्जेक्टिव कि मुझे सामने वाले का कंसेंट मिले। इसके बाद ऑफर कंडीशनल हो सकता है, नॉन कंडीशनल भी हो सकता है। कंडीशनल का क्या मतलब है सर कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि मुझे आपकी गाड़ी बेचो और साथ में मुझे एक टायर फ्री भी चाहिए। कंडीशनल है, आपको पसंद है तो एक्सेप्ट कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। इसके बाद इसमें कुछ ऐसा नहीं लिखा होना चाहिए कि मैं बोल रहा हूँ जैसे मैं लिख रहा हूँ कि आपको मान लीजिए मेरे सामने एक बंदा मिस्टर ए, मैं बोल रहा मिस्टर ए मैं आपकी गाड़ी खरीदना चाहता हूँ 10 लाख रुपए में, और अगर आपने 10 मार्च तक कुछ भी नहीं बोला तो मैं मान लूंगा कि आप बेचने वाले हो, हाँ है। ऐसा नहीं चलता, इट शुड नॉट हैव सच टर्म्स। एंड स्टेटमेंट ऑफ प्राइस जो लिखा होता है ना ऑफर में वो कभी ऑफर नहीं होता। स्टेटमेंट ऑफ प्राइस का क्या मतलब है, जैसे आप मुझे बोल रहे हो कि सर आपकी क्लासेस के बारे में कोटेशन दे दो, तो मान लो 100 स्टूडेंट्स है तो मैं आपको कोटेशन दे रहा हूँ कि अगर मैं 10 घंटे पढ़ाता हूँ तो मैं इतना चार्ज करूंगा, 20 घंटे तो इतना चार्ज करूंगा। तो मैं सिर्फ आपको एक स्टेटमेंट ऑफ प्राइस दे रहा हूँ, मैं आपको ऑफर नहीं दे रहा हूँ कि हाँ ये स्टेट इसको आप एक्सेप्ट कर लो तो यही रेट रहेगा, नहीं। इसमें निगोशिएशन हो सकता है, बहुत चीजें होगी, बट दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ प्राइस। ठीक है। सो क्वेश्चन 12 में हम ये सारे पॉइंट्स लिखने वाले हैं, तो हम लिखेंगे द फॉलोइंग आर द essentials of a valid offer। फर्स्ट क्या बोला मैंने, capable of creating legal relationship, it must be capable of creating legal relationships, relationship सॉरी। ठीक है। दूसरा है कि वो डेफिनेट होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए, तो हम लिखेंगे इट मस्ट बी डेफिनेट एंड नॉट वीक, एंड नॉट वीक। इसके बाद एक्सप्रेस भी हो सकता है, इंप्लाइड भी हो सकता है। इट मस्ट बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। समझ रहे हो। इसके बाद मैंने बोला इनविटेशन टू ऑफर से अलग होना चाहिए, सो इट मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम इनविटेशन टू ऑफर। ये चार हो गए। फिफ्थ मैंने बोला स्पेसिफिक भी हो सकता है, जनरल भी हो सकता है। इट मे बी स्पेसिफिक और जनरल। फिर मैं आपको क्या बोला कि आपने उसको कम्युनिकेट भी करना चाहिए ऑफरी को, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। क्या था नाम था, मैंने क्या नाम बोला था केस का, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। अभी आप में से कोई भी ये ध्यान में मत रखिएगा सर लर्न कैसे करना है, वो सब हम आगे देखेंगे, पहले तो सिर्फ आंसर लिखते चलिए, आराम से सब आइडिया आना शुरू हो जाएगा। फिर हम क्यों कर रहे हैं ऑफर, सामने वाले का कंसेंट चाहिए, तो हम लिखेंगे इट मस्ट बी मेड with an intention to obtain consent of the
ऑफरी का कंसेंट मिलना चाहिए, इसके इंटेंशन से करना चाहिए। इट मे बी कंडीशनल, हो सकता है, जरूरी नहीं कंडीशनल हो, बट इट कैन बी कंडीशनल ऑल्सो। एक्सेप्टेंस कंडीशनल कभी नहीं होता, हमने देखा था। फिर इसमें कुछ भी ऐसा टर्म नहीं होना चाहिए जो नहीं करोगे तो मानेंगे कि आपने एक्सेप्ट कर लिया। मैंने बोला ना 10 तक तो रिप्लाई नहीं करोगे तो मान लेंगे कि आपने एक्सेप्ट कर लिया, नहीं नहीं। इट शुड नॉट contain such terms, comma, which if not, क्या बोलेंगे हम, if not complied, जिसका compliance नहीं किया, जिसको comply नहीं किया, if not complied would result in acceptance of offer, ऐसा कुछ भी इसमें कंडीशन होना नहीं चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट करेंगे हम, a statement of price is not an offer, a statement of price is not an offer, एक स्टेटमेंट ऑफ प्राइस कभी भी ऑफर नहीं होता है। एंड विद दिस वी एंड दिस डे 3 ऑफ आवर आंसर राइटिंग। आई होप आज का होमवर्क क्या है, तो होमवर्क के लिए मैं क्वेश्चन देना चाहूंगा आप लोगों को। प्लीज राइट डाउन माय क्वेश्चन, प्लीज राइट डाउन द क्वेश्चन फॉर होमवर्क। होमवर्क में आज के चारों क्वेश्चंस भी लिख के भेजने हैं। नंबर क्या है सर, 9261386606, व्हाट्सएप पे भेज सकते हो आप बिंदास। आज का जो भी है चारों क्वेश्चन लिख के भेजने, इसके अलावा ये भी करना है आपको क्वेश्चन, डिस्क्राइब द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ प्रपोजल ऑब्लिक ऑफर। ठीक है, वैलिड ऑफर का लिखा है हमने अभी, मैं आपको बोल रहा हूं लिखने के लिए प्रपोजल या ऑफर के एसेंशियल एलिमेंट्स, वैलिड ऑफर के नहीं। तो यहाँ पे 4-5 ही आएंगे। अगर ये आंसर मिलता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलता है तो कल के इसमें मैं आपसे डिस्कस इसको जरूर करूंगा। नहीं तो जो लोग मुझे होमवर्क करके भेजेंगे उसको हम आंसर व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं आपको आंसर यहाँ पे बता दूंगा। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आई होप आपको मजा आ रहा है। थैंक यू।